हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मिल्टन पर मतलब इम्पोर्टेंट कोटेशन देखने वाले हैं। जो मिल्टन पर है इम्पोर्टेंट कोटेशन और कितने राइटर ने किए हैं वो सब इस वीडियो में देखेंगे। और टोटल यहाँ पे रहेगा जितनी भी राइटर ने मिल्टन पे मतलब अपने स्टेटमेंट दिए हैं तो वो सारा कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who described Milton as the Lady of Christ College due to his exceeding fair complexion? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने मिल्टन को उनके अत्यधिक गोरे रंग के कारण क्राइस्ट कॉलेज की महिला कहा है, द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनका जो ओवल फेस था, उनकी आईज़ बहुत डार्क ग्रे थी और ऑबर्न हेयर था उनका, और उनका जो कॉम्प्लेक्शन था फेस का वो फेयर कॉम्प्लेक्शन था, गोरे थे। इसी वजह से इनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा गया था कॉलेज में। बट ऐसा किस राइटर ने कहा है? विलियम ब्लेक ने, कि लॉर्ड बायरन ने, जॉन ऑब्रे या सैमुअल जॉनसन? ऐसा किसने कहा है तो बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, यस ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जॉन ऑब्रे ने ये बात कही है, तो याद रखना है जॉन ऑब्रे ने ये बात कही है, ठीक है। क्योंकि जॉन ऑब्रे क्या है, एक इंग्लिश एंटिक्विटियन बायोग्राफर है। उन्होंने मिल्टन के बारे में कहा है। किस में कहा है? उनका एक वर्क है ब्रीफ लाइफ्स जॉन मिल्टन। तो याद रखना है इनका एक वर्क है ब्रीफ लाइफ्स जॉन मिल्टन, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है, तो ये याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका, 1 मिनट। नेक्स्ट वन है, हु सेड मिल्टन्स सोल लॉज्ड इन अ ब्यूटीफुल एंड वेल प्रोपेंशन बॉडी, ठीक है। प्रोपोर्शन बॉडी किसने कहा है? किसने कहा है कि मिल्टन की जो सोल है, आत्मा है, वो सुंदर और सुसंरचित शरीर में बसी थी? ऐसा किसने कहा है? पर्सी बायशी शैले, जॉन ऑब्रे, थॉमस ग्रे या एडमंड बर्क? किसने कहा है बताना है आपने। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन ऑब्रे ने ही कहा है, उसी वर्क में कहा है। तो ये भी आगे की लाइन है, याद रखना है। जॉन ऑब्रे ने ही कहा है मिल्टन के बारे में ब्रीफ लाइफ्स जॉन मिल्टन में, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिल्टन्स हार्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर आर सिग्निफाइंग अकॉर्डिंग टू जॉन ऑब्रे? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉन ऑब्रे के अनुसार मिल्टन द्वारा आर अक्षर का जो कठिन उच्चारण है वो किस बात का संकेत था, ठीक है। तो यह याद रखना है वो किस बात का संकेत था, ठीक है। मतलब रीज़न था कि मिल्टन लिखते थे फेटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि जॉन ऑब्रे के अनुसार मिल्टन द्वारा आर जो लेटर है, आर अक्षर का कठिन उच्चारण किस बात का संकेत था? इंटेलेक्चुअल डेप्थ था, कि आर्टिस्टिक टैलेंट, की सटारिकल विट, या पॉलिटिकल क्या था? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। असटारिकल विट था, उस बात का संकेत क्या था? सटारिकल विट। यानी कि जॉन ऑब्रे ने कहा कि आर अक्षर का कठिन उच्चारण मिल्टन के व्यंग्यात्मक स्वभाव का प्रतीक था, ठीक है। तो यहाँ पे सटारिकल विट हो जाएगा, ओके। यानी कि एक व्यंग्यात्मक स्वभाव का प्रतीक था, बुद्धि का। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। Who remarked that Milton was of the devil's party without knowing it? किसने कहा है कि मिल्टन शैतान के पार्टी के थे बिना जाने हुए भी वो शैतान की तरफ ही थे, उन्हीं के पार्टी के थे? किसने कहा है? टी.एस. इलियट, विलियम ब्लेक, जॉन ऑब्रे या हैरोल्ड ब्लूम? किसने कहा है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऑब्वियसली यहाँ पे विलियम ब्लैक हो जाएंगे। इनका एक वर्क है विलियम ब्लैक का, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। द मैरिज, ये इनका वर्क है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो ये उसी की लाइनें हैं, याद रखना है, एंड हेल, ठीक है। इसी की लाइनें हैं, इसी में इन्होंने ये बात कही थी, ओके। जो आई थिंक आया था 1790 या 93 के
करीब आया था। विच पोएट रेफर टू मिल्टन एज द प्रिंस ऑफ पोएट्स। टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ जितना भी मिल्टन के बारे में कहा गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जितना भी एग्ज़ाम मतलब मिल्टन के बारे में जितने राइटर ने क्या क्या कहा है और किस किस बुक में कहा, ये भी बताऊँगी मैं। तो ये याद रखना है, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है इस वीडियो में और इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। विच पोएट रेफर टू मिल्टन एज द प्रिंस ऑफ पोएट, मतलब किस पोएट ने मिल्टन को कवियों का राजकुमार कहा है, किसने कहा है, ऐसा कहा। ऐसी लाइनें आपको मिलेंगी या फिर ऐसे भी लाइनें मिल सकती हैं आपको, मिल्टन्स, ठीक है, मिल्टन द प्रिंस ऑफ पोएट। अगर लाइनें मिलेंगी तो इस तरह भी मिलेंगी, प्रिंस ऑफ पोएट, ठीक है। ये लाइनों से स्टार्ट होगा, मिल्टन द प्रिंस ऑफ पोएट, सो वी शे अ लिटिल हैवी बट नो लेस डिवाइन। ये किसने कहा है बताना है। यहाँ पे वही पूछा है कि प्रिंस ऑफ पोएट्स के रूप में किस कवि ने रेफर किया है मिल्टन को, लॉर्ड बायरन, टेनिसन, एलियट या ग्रे, किसने कहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड बायरन। एक मिनट, लॉर्ड बायरन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ये लॉर्ड बायरन का ही स्टेटमेंट है मिल्टन के बारे में, किसमें उन्होंने कहा है, इन डॉन जुआन, जो उनका वर्क है डॉन जुआन, उसमें इन्होंने ये बात कही है। इसी में इन्होंने मिल्टन को प्रिंस ऑफ पोएट्स कहा है, मिल्टन द प्रिंस ऑफ पोएट्स। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु रोट द लाइन ही पास द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। तो ये लाइन किसने लिखा है बताना है। ये लाइन किसने लिखा है कि वह स्थान और समय की जलती हुई सीमाओं को पार कर गया। ये लाइनें किसने लिखी है, विलियम ब्लेक, क्रिस्टोफर रिक्स या थॉमस ग्रे, सैमुअल जॉनसन, किसने लिखा है बताना है। तो ये लाइनें भी आती हैं, इसी से स्टार्ट होती हैं। ही पास द फ्लेमिंग बाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम, द लिविंग थ्रोन एंड सफायर ब्लेज, ऐसे करके लाइनें आती हैं। तो बताना है ये लाइनें किसने लिखी हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का एक वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ पोसी। द प्रोग्रेस मैं बताते भी चलूँगी जहाँ पे इन्होंने मिल्टन के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है, ये याद रखना है। पोसी, 1 मिनट, द प्रोग्रेस ऑफ पोसी, ठीक है, इसमें इन्होंने मिल्टन के बारे में ये बात कही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज अ एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन। तो ये किसने कहा, किसने मिल्टन को एक कड़वा और चिड़चिड़ा रिपब्लिकन कहा है, कि एक कड़वा और चिड़चिड़ा रिपब्लिकन है, किसने कहा है। टी.एस. इलियट, सैमुअल जॉनसन, एडमंड बर्क या फिर कीट्स, किसने कहा है। तो ये लाइनें भी यहीं से स्टार्ट होती हैं, एन एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकेशन, ये लाइनें भी यहीं से स्टार्ट होती हैं। और ऐसा किसने कहा है, तो हमारे सैमुअल जॉनसन साहब ने कहा है, ठीक है, इन्होंने ही कहा है। और किस में कहा है ये भी याद रखना है, द लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स, द लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स मिल्टन, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है। तो याद रखना है द लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स, लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स, ठीक है, पोएट्स मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सैमुअल जॉनसन कंपेयर्ड मिल्टन्स जीनियस टू व्हाट। उसी की लाइनें होगी ये भी, यस, देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सैमुअल जॉनसन है, जो सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन की प्रतिभा की तुलना किससे की है, उनके टैलेंट की जो तुलना है वो किससे उन्होंने किया है। कार्विंग हेड्स अपॉन चेरी स्टोन से, कि क्रिएटिंग अ ग्रैंड मोनूमेंट से, कि अ फ्लेमिंग स्टार से, कि एन इटर्नल लाइट से, किससे किया है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ए, कार्विंग हेड्स अपॉन चेरी स्टोन्स, इससे किया गया है। मतलब सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि मिल्टन बड़े काम कर सकते थे लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं कर पाते थे, जैसे चेरी स्टोन की सिर की नक्काशी, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इससे कंपैरिजन इन्होंने की है। लाइनें भी स्टार्ट यहीं से होती हैं। मिल्टन वाज अ जीनियस दैट कुड कट अ क्लोसल फ्रॉम अ रॉक बट कुड नॉट कर्व हेड अपॉन चेरी स्टोन्स। वही चीज़ें जो मैंने समझाया है कि मिल्टन बड़े बड़े काम कर सकते थे लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं कर पाते थे, जैसे कि चेरी स्टोन पर सिर की नक्काशी नहीं बना सकते थे। ऐसा किसने कहा था, तो ये सैमुअल जॉनसन ने कहा था, ठीक है, याद रखना है। ओके,
और ये उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया था हन्ना से। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, हु कॉल्ड मिल्टन ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। तो ये किसने कहा है, किसने मिल्टन को संगीत का आविष्कारक कहा है, ऐसा किसने कहा है। आप यहाँ आपको ये भी मिल जाएगा, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज भी मिल जाता है। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो ये भी मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को कोई से भी मिल जाएगा, या दोनों एक ही साथ मिल जाए या फिर अलग अलग करके मिलता है। ये भी लाइनें फेमस हैं और ये भी लाइनें फेमस हैं। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, आगे की लाइनें यही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये किसने कहा, हम सभी जानते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहते हैं। और ये किस में कहते हैं, तो ये भी याद रखना है, मिल्टन, इनका एक वर्क है मिल्टन। ओके ओके, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है मिल्टन, इनका एक वर्क है मिल्टन अल्काइक्स। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बात कही है, जो कब आता है 1863 में आता है, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Who stated that Milton's poetry is difficult to separate from theological and political dispositions? किसने कहा है कि मिल्टन की कविता को राजनीति और धर्म से अलग करना कठिन है, ऐसा किसने कहा है। F.R. लेविस हैं, T.S. इलियट, आइजैक वॉट्स या सैमुअल जॉनसन, किसने कहा है ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका T.S. इलियट हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ही कहा था, T.S. इलियट ने कहा कि मिल्टन की कविता को धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों से अलग करना कठिन है। अगर उनकी कविता को धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग करना बहुत ही कठिन है, ऐसा किसने कहा था, T.S. इलियट ने कहा था। और अपने किस वर्क में उन्होंने कहा था, तो ये भी याद रखना है, मिल्टन। ठीक है, मिल्टन टू स्टडीज। ठीक है, तो ये याद रखना है, टू स्टडीज, जो कब आया था 1968 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, हु क्रिटिसाइज मिल्टन फॉर राइटिंग इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज। किसने मिल्टन को इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने अंग्रेजी को मृत भाषा की तरह लिखा, ऐसा किसने कहा है। ठीक है, किसने कहा है कि उन्होंने इंग्लिश को एक डेड लैंग्वेज की तरह लिखा है, ऐसी आलोचना किसने की है। पर्सी बायशे शैली, एडमंड बर्क, T.S. इलियट, थॉमस ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, अगेन T.S. इलियट ही करेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने ही कहा था, है ना, T.S. इलियट ने ही मिल्टन को लेखन शैली की मृत भाषा की तरह बनाया है। ठीक है, इन्होंने ही कहा है कि मिल्टन ने इंग्लिश को एक डेड लैंग्वेज की तरह यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा, ये कहाँ की, ये भी लाइनें उसी की है, याद रखना है, मिल्टन टू स्टडीज़ की है। ठीक है, ये भी लाइनें वहीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट द स्टडी ऑफ मिल्टन वॉज व्हाट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि T.S. इलियट के अनुसार मिल्टन का अध्ययन किस रूप में था, एक एनलाइटिंग के रूप में, कि नेसेसरी के रूप में, कि हिंड्रेंस की हेल्पफुल, किसके रूप में था ये बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एक हिंड्रेंस के रूप में था, बाधा के रूप में। ठीक है, ऐसा T.S. इलियट के अनुसार लगता है। मतलब इलियट ने कहा कि मिल्टन का जो अध्ययन है वो मददगार नहीं है बल्कि बाधा था, वो हेल्पफुल नहीं था बल्कि क्या था, एक हिंड्रेंस था, ऐसा अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट। ठीक है, तो ये भी लाइनें कहाँ उन्होंने कही है, तो ये भी लाइनें ये याद रखना है, मिल्टन टू स्टडीज़ की ये भी लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चैलेंज T.S. इलियट्स व्यू एंड सेड दैट द डिफिकल्टी इन एस्केपिंग मिल्टन्स इन्फ्लुएंस स्टीम्ड फ्रॉम इट्स रिकग्नाइज्ड नेचुरलिटी। तो यहाँ पे किसने T.S. इलियट के विचार का विरोध करते हुए कहा है कि मिल्टन के प्रभाव से बचना कठिन था, ऐसा किसने T.S. इलियट के विचार को अपोज कर दिया है, मतलब किसने किया है। ठीक है, बताना है। क्रिस्टोफर रिक्स हैं, फॉर लेविस है, हेरोल्ड ब्लूम है, आइजैक वॉट्स हैं, तो किसने किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। F.R. लेविस ने कहा है, फॉर लेविस ने कहा कि मिल्टन के प्रभाव से बचना मुश्किल था क्योंकि वह सहज और प्राकृतिक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु क्लेम्ड मिल्टन। अच्छा, ये लाइनें कहाँ पे इन्होंने कही थी तो ये भी मैं बता दे रही हूँ कि ये जो F.R. लेविस है ना, इनका एक वर्क था द कॉमन परसूट। द कॉमन परसूट में ही इन्होंने चैलेंज किया था T.S. इलियट को, उनके व्यू को अपोज किया था। द कॉमन परसूट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु क्लेम्ड मिल्टन्स वर्ड्स वॉज सब्टल एंड सजेस्टिव। सब्टल एंड सजेस्टिव, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि मिल्टन की कविता सूक्ष्म और संकेतपूर्ण थी। ऐसा किसने कहा कि मिल्टन की जो वर्ड्स है वो सब्टल है और सजेस्टिव है, यानी कि सूक्ष्म है और संकेतपूर्ण थी। ऐसा किसने कहा? कीट्स, रिक्स हैं, जॉनसन है और टेनिसन है। किसने कहा था? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टोफर रिक्स ने कहा था, ठीक है। क्रिस्टोफर रिक्स ने कहा था, इनकी एक बुक थी तो ये भी याद रखना है, क्रिस्टोफर रिक्स ने ही कहा था। इनकी एक बुक थी, इन हिज बुक मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल, ठीक है। ग्रैंड स्टाइल जो कब आया था? 1963 में आया था। ये इनकी पुस्तक थी, इन हिज बुक, ठीक है, याद रखना है, ओके। तो इसी में इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु कॉल्ड मिल्टन द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। तो किसने मिल्टन को किसी भी अंग्रेजी कविता के प्रभाव के सिद्धांत और इतिहास में केंद्रीय समस्या कहा है? किसने मिल्टन को कहा है कि कोई भी थ्योरी हो या मतलब पोइटिक हिस्ट्री हो या कोई भी थ्योरी हो, उसके प्रभाव के सिद्धांत इतिहास में वो क्या है? एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। ऐसा किसने कहा है कि अंग्रेजी कविता के प्रभाव के सिद्धांत और इतिहास में मिल्टन क्या है? एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। ब्लेक है, लेविस है, ब्लूम है, वोल्टेयर है। ऐसा किसने कहा है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हैरोल्ड ब्लूम ने कहा है, ठीक है। हैरोल्ड ब्लूम ने ही मिल्टन के प्रभाव को महत्वपूर्ण बताया है, एक केंद्रीय से मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम बताया है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका हैरोल्ड ब्लूम। इनका एक वर्क है द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो ये याद रखना है, द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसमें इन्होंने बात कही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रिगार्डेड मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल एज एन एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम ऑब्सक्योरिटी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने मिल्टन के नर्क के वर्णन को शानदार अस्पष्टता का उदाहरण माना है? मतलब किसने मिल्टन के हेल के डिस्क्रिप्शन को एक सबलाइम ऑब्सक्योरिटी के रूप में माना है, एक शानदार अस्पष्टता का उदाहरण माना है? ऐसा किसने कहा है? एडमंड बर्क हैं, जॉन ऑब्रे हैं, बायरन है, जॉनसन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एडमंड बर्क हो जाएगा, ठीक है। एडमंड बर्क ने ही मिल्टन के जो उन्होंने हेल का डिस्क्रिप्शन दिया था उसको भव्य अस्पष्टता के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच पोएट फाउंड मिल्टन्स स्टाइल अनसुटेबल फॉर हिज ओन राइटिंग कॉलिंग इट आर्टफुल एंड रादर आर्टिस्ट ह्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि किस कवि ने कहा है, किस पोएट ने कहा है कि मिल्टन की शैली उनके लेखन के लिए अनुपयुक्त थी? ऐसा किसने कहा है कि मिल्टन की जो शैली है वो उनके लेखन के लिए अनुपयुक्त थी और उन्हें आर्टफुल और रैदर आर्टिस्ट ह्यूमर के रूप में पुकारा है, ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा कि मिल्टन की जो शैली है वो उनके लिए क्या थी? अनसुटेबल थी, और फिर बाद में उन्होंने आर्टफुल और रैदर आर्टिस्ट ह्यूमर के रूप में भी कहा है। तो जॉन कीट्स हो जाएंगे यहाँ पे आपके, राइट आंसर जॉन कीट्स हो जाएगा, ठीक है। कौन? जॉन कीट्स ने कहा कि मिल्टन की जो शैली है उनके लेखन के लिए उपयुक्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सजेस्टेड दैट फ्रैंकेनस्टीन वॉज अ की रोमांटिक रीडिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसने सुझाव दिया है कि फ्रैंकेनस्टीन पैराडाइज लॉस्ट की एक प्रमुख रोमांटिक व्याख्या है? ऐसा सजेस्ट किसने किया है? कीट्स, रिक्स या फिर शैंड्रा गिलबर्ट एंड सूसन गूबर, F.R. लेविस, ठीक है। किसने कहा है? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसका बताया है क्या? ओ
यहाँ पे भी छूटा ना, यहाँ पे भी नहीं बताया। एडमंड बर्क ने किस वर्क में कहा था, तो ये याद रखना, द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम, ठीक है। एंड इन्होंने कहा था, जो जॉन किट्स ने ये बात मिल्टन के बारे में कहाँ कही है, तो वो बहुत ज़्यादा मिल्टन की स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे, ऐसा वो पाते थे कि मिल्टन अपनी स्टाइल से बहुत अनसुटेबल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 18 का जो देखेंगे कि इन्होंने कहा था, ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यस सी, ठीक है। सैंड्रा गिलबर्ट और सुसान घूबर ने ही, इन लेखिकाओं ने कहा कि फ्रैंकेनस्टीन जो है वो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का एक रोमांटिक पुनर्पाठ है, एक रोमांटिक रीडिंग है, ठीक है। ऐसा सैंड्रा गिलबर्ट ने कहा था, तो याद रखना है ये, ओके। तो इनका एक वर्क था सैंड्रा गिलबर्ट का, द मैड वुमेन इन द एटिक, उसमें इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु एडिटेड मिल्टन्स वर्क इन 1749 प्रोवाइडिंग एंड एनोटेशंस अलॉन्ग विद अदर फेमस पोएट्स लाइक ड्राइडन एंड पोएट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने 1749 में मिल्टन के कार्यों का संपादन किया। किसने 1749 में मिल्टन के वर्क को एडिट किया, जिसमें ड्राइडन और पॉप जैसे प्रसिद्ध कवियों की टिप्पणियाँ भी शामिल हैं, जिसमें ड्राइडन और पॉप जैसे प्रसिद्ध पोएट की टिप्पणियाँ भी शामिल है। किसने किया था? टी.एस. इलियट, न्यूटन, वॉट्स या ब्लैक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो थॉमस न्यूटन थे, ठीक है। थॉमस न्यूटन ने पैराडाइज उसका ऑन हिज ब्लाइंडनेस का भी किया था, याद रखना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो टाइटल है वो थॉमस न्यूटन ने ही दिया था 1761 में, और वही चीज़ यहाँ पे भी है। इन्होंने 1749 में मिल्टन के वर्क को एडिट भी किया था, जिसमें ड्राइडन और पॉप जैसे फेमस पोएट का टिप्पणियाँ भी शामिल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु रिमार्क दैट मिल्टन रिमेन्स द ग्लोरी एंड द वंडर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। किसने कहा है कि मिल्टन इंग्लैंड की महिमा और आश्चर्य हैं? इलियट हैं, लेविस हैं, वोल्टेयर है, शैमुअल जॉनसन है। ऐसा किसने कहा है, ठीक है। एक एडिशन था 1749 में थॉमस न्यूटन ने पब्लिश किया था, ठीक है, पोलिटिकल वर्क उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु रिमार्क दैट मिल्टन रिमेन्स द ग्लोरी एंड द वंडर ऑफ इंग्लैंड। तो ये किसने कहा था, बताना है कि किसने मिल्टन के इंग्लैंड की महिमा और आश्चर्य कहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेयर ने कहा है, ठीक है। वोल्टेयर ने मिल्टन को इंग्लैंड की महिमा और आश्चर्य बताया है, तो ये याद रखना है। वोल्टेयर का वर्क है एक द ईज ऑफ लुइस, उसी में बताया उन्होंने, उसी में उन्होंने कहा है, ठीक है, याद रखना है। मैं लिख दे रही हूँ, द एज ऑफ लुइस, ठीक है, इसी में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ज़्यादा नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रैंक्ड पैराडाइज लॉस्ट एज अ वर्क दैट क्लेम्स द फर्स्ट प्लेस फॉर डिज़ाइन एंड सेकंड फॉर परफॉर्मेंसेस। तो यहाँ पे किसने कहा है कि मिल्टन ने अपने शैतान पर अपने देवता से अधिक नैतिक श्रेष्ठता का आरोप नहीं लगाया है। ऐसा किसने कहा है कि जो मिल्टन है उन्होंने अपने शैतान पर अपने देवता से अधिक नैतिक श्रेष्ठता का आरोप नहीं लगाया है। किसने कहा है? जॉनसन है, ऑब्रे हैं, ब्लूम है, विलियम ब्लेक है। एक मिनट, क्वेश्चन शायद, अच्छा यहाँ पे 21 का था, ओके। हु रैंक पैराडाइज लॉस्ट एज अ वर्क दैट क्लेम द फर्स्ट प्लेस फॉर डिज़ाइन एंड सेकंड फॉर परफॉर्मेंस। मतलब किसने पैराडाइज लॉस्ट को डिज़ाइन में प्रथम और प्रदर्शन में दूसरे स्थान पर रखा है। मतलब किसने पैराडाइज लॉस्ट को डिज़ाइन में किस में रखा है? डिज़ाइन में फर्स्ट पे रखा है और परफॉर्मेंस में सेकंड पे रखा है। किसने? सैमुअल जॉनसन ने, या फिर जॉन ऑब्रे, हैरोल्ड ब्लूम या विलियम ब्लेक, किसने किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है, याद रखना है। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को ना डिज़ाइन में फर्स्ट पे रखा है कि डिज़ाइन में वो फर्स्ट पे है और परफॉर्मेंस में सेकंड पे रखा है, तो याद रखना है, ठीक है। इन्होंने प्रेज़ की है पैराडाइज को इस रूप में उन्होंने प्रेज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु रोट दैट मिल्टन एलेज्ड नो सुपीरियरिटी ऑफ मॉरल वर्च्यू टू हिज गॉड ओवर हिज डेविल। देखिए इसका मैंने बता दिया था, ठीक है। किसने कहा कि मिल्टन ने अपने शैतान पर अपने देवता से अधिक नैतिक श्रेष्ठता का आरोप नहीं लगाया है? टी.एस. इलियट, पर्सी बाई सी शैली, जॉन किट्स, एडमंड बर्क। किसने?
तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पर्सी बायशे शैली ने, पर्सी बिशे शैली ने कहा कि मिल्टन ने अपने शैतान और देवता के बीच नैतिक श्रेष्ठता का अंतर नहीं किया है। कहने का मतलब ये है, इनका कहना था कि मिल्टन जो है वो अपने जो जैसे पैराडाइज लॉस्ट में क्या हुआ, सैटर्न और जो गॉड उनके बीच में भी नैतिक श्रेष्ठता का उन्होंने अंतर नहीं किया, ऐसा पर्सी बायशे शैली ने कहा है। In his preface to Paradise Lost, who said that many people dislike Milton's God because they dislike God's infinite sovereignty। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट के प्रीफेस में किसने कहा कि लोग मिल्टन के ईश्वर को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वह ईश्वर के असीम संप्रभुता को नापसंद करते हैं। ठीक है, किसने कहा है? वर्ड्स, लेविस या फिर लेविस या इलियट। ठीक है, तो बताना है मतलब किसने कहा कि जो मतलब कहा कि लोग मिल्टन के ईश्वर को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो ईश्वर के असीम इनफाइनाइट सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता को नापसंद करते हैं। तो C.S. लुईस ने कहा है, C.S. लुईस ने कहा है। C.S. लुईस ने कहा कि लोग मिल्टन के ईश्वर को नापसंद करते हैं क्योंकि वे ईश्वर के असीम जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता को नहीं समझते हैं। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु क्लेम दैट मिल्टन्स डिसइल्यूजन विद पॉलिटिक्स इज रिफ्लेक्टेड इन सैटन्स रिटोरिक ऑफ रिपब्लिकनिज्म। तो ये किसने कहा है? किसने कहा कि मिल्टन की निराशा राजनीति से जुड़ी थी और ये सैटन के गणतंत्रवाद के रूपक में दिखाई देते हैं, ऐसा किसने कहा है? वॉट्स, रिक्स लेवॉल्स्की या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, किसने कहा है? तो लेवॉल्स्की ने कहा है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेवॉल्स्की ने कहा कि सैटन का गणतंत्रवाद मिल्टन की राजनीति में निराशा का प्रतीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स। तो किसने मिल्टन को ब्लैंक वर्स के माता पिता और रचयिता के रूप में वर्णित किया है कि ब्लैंक वर्स का यही माता पिता है और यही रचयिता है, ऐसा किसने कहा है? न्यूटन ने, कि वॉट्स ने, ब्लेक ने या T.S. इलियट ने? तो आइजैक वॉट्स, इन्होंने ही कहा है। इसे इसाक या फिर आइजैक वॉट्स पढ़ सकते हैं। मिल्टन को अंग्रेजी साहित्य में ब्लैंक वर्स का रचयिता का बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कि ये ना आ भी सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइजैक वॉट्स ने ही कहा है मिल्टन को ब्लैंक वर्स का माता पिता और रचयिता दोनों ही। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु सेड दैट मिल्टन सिमलीज वर फीवर बट मोर वेरिड दैन दोज ऑफ हिज प्रीडिसर्स। किसने कहा कि मिल्टन की जो शिमली है, उपमाएं हैं, उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में कम लेकिन अधिक विविध थी, ऐसा किसने कहा है? जिन जॉनसन है, इलियट है, ऑब्रे है, ब्लूम है, किसने कहा है? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि मिल्टन की जो सिमलीज हैं, जो उपमाएं हैं, उनके प्रीडेसर्स यानी कि उनकी पूर्ववर्तियों से कम लेकिन विविध हैं, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, ये याद रखना है। ओके, ठीक है, तो मैंने सभी को बताया था। ओके, ओके, अच्छा हाँ, इसका पर्सी बायशे शैली ने कहा था मिल्टन को, ये बात उन्होंने कहाँ कही थी? तो आर डिफेंस ऑफ पोइट्री में। ठीक है, याद रखना है, आर डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था। तो ये था, इतने ही थे मिल्टन के ऊपर स्टेटमेंट थे कि जिन्होंने क्या क्या कहा, और मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना चाहा तो कर दिया एक्सप्लेन। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे वीडियो बनाने की जो बोलते हैं ना प्रेरणा मिलती है, तो वो मुझे मिलती है आपके फीडबैक से। ओके, आप लोग बताइएगा किस पे और वीडियो बनाना है, किस पे नहीं बनाना है। ठीक है, इस समय आप लोग एकदम भी, इस समय ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ते रहना चाहिए। ओके ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।